देखिए मेरे को जहां तक याद है बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग, ये आपकी 8-9 क्लास के अंदर भी जब साइंस पढ़ते थे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता था कि ग्लोबल वार्मिंग ढंग से पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्चुअल में पढ़ने का विषय नहीं है, अब आज की डेट में ये क्या बन चुका है, समझने का बन चुका है सबके लिए। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या, देखो कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिनन ऑफ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस। कहता है अर्थ के सरफेस के अराउंड क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो होता है वो सडनली क्या हो गया, बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उसका रीजन यही है कि आप 10 अक्टूबर को भी आज एसी चला के बैठे हो, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक पार्ट है जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो। दिस phenomenon has been observed over the past 1 or 2 centuries. This change has disturbed the climatic pattern of the earth. कहता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिछले 201 साल में ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। However, the concept of global warming is quite controversial, but the scientists have provided relevant data in the support of the fact that temperature of the earth is rising constantly. कहते हैं इसके ऊपर ना डिबेट छिड़ जाता है कि नहीं भैया धूप ज्यादा निकली थी इसलिए टेम्परेचर है, मतलब तर्क देने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा है कि नहीं भैया एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द phenomenon of a gradual increase in the temperature near the earth's surface. This phenomenon has been observed over the past 1 to a century. This change has disturbed the climatic pattern of the earth. देखो बेटा यहाँ पे आप ये देखो सारा का सारा ना सिस्टम कैसे चेंज होता चला जा रहा है। हाई टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स, चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, सारा कुछ ही चेंज हो गया है। आप ये देख लो यहाँ पे तो गर्मी के अंदर कई बार ओले पड़ रहे होते हैं, दिल्ली में होता है ना, नोएडा के अंदर भैया ओले पड़ गए, सडनली धूप निकल रही है, तेज बारिश आई और ओले गाड़ियों के ऊपर टप टप चालू हो गया। किसी चीज का कोई मौसम नहीं बचा, किसी वेदर का कोई मौसम नहीं है, मतलब सब अपने हिसाब से क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ पड़ा आज की डेट में। इसके बाद कहता है थ्रोइंग पर्मा फॉरेस्ट, यानी ये सारी चीजें खत्म हो रही है। देखो चेंजेस इन द प्लानेट लाइफ साइकिल। अब प्लांट जो होते हैं बेटा, पहले की इनकी लाइफ क्या होती थी, बहुत लंबी चलते थे, यानी जो पेड़ पौधे आप देखते हो ना इनकी लाइफ होती थी। देखो सीधा सा लॉजिक है, हमें पता है कि एक प्लांट है वो सर्दी में सर्वाइव कर सकता है, लॉजिक समझना। अब सर्दी पहले पड़ती थी 6 महीने, तो वो प्लांट कितना चलता, 6 महीने चलता ना। अब सर्दी 3 महीने की रहेगी, प्लांट कितना चलेगा, 3 महीने। सीधा सा लॉजिक है। आप ये देख लो घर में तुलसी जी सबने लगा रखी होगी मोस्टली जो मानते हैं। आप एक सिंपल सा लॉजिक देखो, संडे को जल नहीं चढ़ाना होता उनके ऊपर, संडे को जब हम जल नहीं चढ़ा रहे होते तो क्या हालत हो जाती है, एकदम मुरझा के सूखे। और अगले दिन सुबह उठते ही जैसे जल चढ़ाते तो क्या हो जाती है, एकदम खिल गई। तो यानी पानी रोल तो प्ले कर रहा है ना। यहाँ पे तो साइंटिस्ट का कोई रूल ही नहीं लग रहा, इस पे डिबेट करने लग जाओ तुम। ये तो साइंटिफिक है कि हो रही है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या है देखो, अगर आप देखोगे ये सारा का सारा जो है ना नेचर की तरफ से था, लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, समय चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे आसपास आपको फूल दिखाई देते हैं बेटा कहीं पे भी नहीं। पहले इसी रोड पे कितने सारे पेड़ थे और पूरी सड़क पे फूल पड़े होते थे। आपको अगर फूल पता होगा ना, एक फूल होता था रात की रानी का, रात की रानी का फूल, मैं पहचान बता देता हूँ उसकी, जहां पे भी लगा हुआ होगा ना वहां पे आपको खुशबू आएगी बहुत अच्छी, ठीक है। हमारे घर के आगे भी था एक टाइम पे, उसमें व्हाइट कलर के फूल होते हैं, बड़े छोटे छोटे से, सुंदर बहुत होते हैं। तो पहले क्या था, इसी रोड पे बहुत सारे थे, मतलब आप अगर शांति बिल्डिंग से ट्यूशन तक पहुंचोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक स्पेशल वेलकम हो रहा है आपका, कि फूलों के अंदर चल के आ रहे हो आप। लेकिन आज की डेट में देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। रीजन हम ही है बेसिकली, किसी और को क्या हमने कटवाया तो हम ही हुए ना उसका रीजन। तो बेसिकली क्या हो रहा है भैया, धीरे धीरे करके क्या होते चले जा रहे हैं, ये खत्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा डिफॉरेस्टेशन। कहता है प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, देयर बाय मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। कहते हैं प्लांट्स, आप सबने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी है सर, ये ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग डिप्लीटेड फॉर मेनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। लगातार क्या हो रहे हैं बेटा, पेड़ों को काटा जा रहा है, जितने भी फॉरेस्ट थे उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। Use of vehicles. The use of vehicles even for a very short distance result in a various gaseous emissions. Vehicle burns fossil fuel which emit a large amount of a carbon dioxide and other toxins into the atmosphere, resulting in a temperature increase. कहते हैं आज की डेट में बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी लोग क्या यूज करने लग गए हैं बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ से नत्थू कॉलोनी शायद ही आप में से अगर किसी को कह दिया जाए, जाते हो गए ये कह रहा हूँ शायद, ठीक है, किसी को ये कह दिया जाए भैया अभी आपको क्विकली नत्थू कॉलोनी पैदल जाना और वापसी आना है, तो पहले तो ये आपके लिए सोचने का विषय बन जाएगा, सर अभी सेम टाइम पे, ठीक है। तो बेसिक क्या हो गया, ये जो ट्रैवलिंग आप यूज कर रहे हो ना, स्कूटी कैसे बढ़ रही है बेटा आज की डेट में, अधिक से मतलब जितनी होनी चाहिए उससे डबल ट्रिपल स्कूटियां चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो रीजन क्या है कि जितना ज्यादा आप व्हीकल्स का यूज करोगे एनवायरमेंट उतना ही क्या होगा, आगे खराब होगा। फिर आता है बेटा, ये टर्म नया सुन रहे होगे आप, क्लोरोफार्मर कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरा कार्बन। With the excessive use of the air conditioner and the refrigerator, human have been adding a CFS
यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एमिटेड बाय द सन. सन के द्वारा जो डायरेक्टली रेज आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ओजोन लेयर हमारी हेल्प करती थी, जिसको कौन खत्म कर रहा है बेटा? हमारा. और वो रेस इतनी हार्मफुल है कि डायरेक्ट तो इंसान झेल ही नहीं सकता. ठीक है, ना आप हनुमान जी हो, ना आप शिव जी, कुछ तो हो नहीं कि डायरेक्टली आप अपने पे ले लोगे. और आप खुद सोच के देखो बेटा, एक हाइट पे जाके ना सन आपको क्या लग रहा है यहाँ से कितना दूर होगा? हमारी अपेक्षा से तो बहुत ही दूर है वो. ठीक है, तब वहां से यहाँ का अगर टेम्परेचर थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं, जिस दिन मूड में आ जाते हैं, तो आप हिल जाते हो, इतनी गर्मी. तो अगर वो नियरेस्ट आ गए, खत्म है ना सब कुछ. तो बेसिकली ओजोन लेयर क्या करती है, उसके बीच में एक प्रोटेक्शन लेयर है जो कि डायरेक्टली सनलाइट को अर्थ पे नहीं आने दे रही थी, लेकिन वो अब क्या होती चली जा रही है बेटा? डायरेक्टली खत्म, जो कि आगे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा बीमारियां भी देगा और नेगेटिव इंपैक्ट भी डालेगा हमारे अर्थ पे. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. With the advent of industrialization, the temperature of the earth has been increasing rapidly. The harmful emission from the factories add to the increasing temperature of the earth. लगातार देख रहे हो बेटा आप, इंडस्ट्रीज चलती चली जा रही हैं, डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, लेकिन इसका कारण क्या बनती जा रही है? एक तरीके से टेंशन भी बढ़ रही है. अभी हमने ना ऊपर एक टॉपिक पढ़ा एसी का, कि सर एसी बहुत ज्यादा हो गए, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं. बेटा जितनी एसी आप घर में चला रहे हो ना, उससे डबल ट्रिपल एसी सड़कों पे चल रहे हैं, गाड़ियों में. गैस दोनों में सेम है. ठीक है, तो दिल्ली के अंदर अगर 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ एसी चलते होंगे एक बार में. रीजन, घर पे तो घर पे वाले चला रहे हैं, गाड़ी में गाड़ी वाले चला रहे हैं, है ना. तो चल तो रहे हैं ना सारी जगह पे एसी. तो ये अपने आप में क्या कर रहा है बेटा? नेचर को क्या कर रहा है? बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा आने वाले समय में. एग्रीकल्चर क्या है? वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस. These add to the greenhouse gases in the atmosphere and increase the temperature of the earth. देखो एग्रीकल्चर का साइड इफेक्ट क्या है? आपको सुना होगा आपने कि धान जलाते हैं. अभी समय आने वाला है, आपको पता है इस टाइम पे क्या होगा? अभी आंखों में धुआं आने लग जाएगा, स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं, हर साल का काम हो गया. रीजन क्या आएगा? कि हरियाणा के अंदर धान जलाई जा रही है, उसका धुआं दिल्ली के अंदर आ गया. फिर उसके लिए क्या करेंगे? हम दिवाली के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम फिर पटाखे फोड़ेंगे. ठीक है ना, कई सालों से यही चलता जा रहा है, रिपीटेड. तो होगा क्या? पोल्यूशन अगले दिन फिर बढ़ेगा. लेकिन जिसको सांस की दिक्कत है वो घर में बैठा पाया जाएगा, दवाइयां लेता पाया जाएगा, डॉक्टर पे पाया जाएगा. क्यों? सांस ली नहीं जाएगी एक्चुअल में, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा लोगों के. तो बेसिकली क्या है, देखो सीधा सा लॉजिक. ऐसा नहीं है कि आप धरती पे एक ऐसे बंदे हो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ते रहो, आप ढीठो नहीं पढ़ रहे. पूरी दुनिया ही ढीठ हो चुकी है. दुनिया को भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इससे बचना है तो मान जाओ. लेकिन क्या है, प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ रही है और दुनिया ढीठ भी डे बाई डे होती चली जा रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे. ओवर पॉपुलेशन कॉमन है. कहता है एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मींस मोर पीपल ब्रीथिंग, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. देखो सीधा सा लॉजिक, भाई पेड़ हमें क्या दे रहे थे? ऑक्सीजन. हम क्या दे रहे हैं उनको? कार्बन डाइऑक्साइड. पॉपुलेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा सर? बहुत ज्यादा रिलीज होगा. ठीक है, जब वो रिलीज होगा तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ना. देखो अब उल्टा हो रहा है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. डिमांड सप्लाई का गेम चेंज हो गया. पहले क्या था सर? पेड़ बहुत ज्यादा थे, लोग कम थे, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई क्या थी? कम थी. अब पॉपुलेशन बढ़ गई, पेड़ कम हो गए, तो सर ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो गई कम, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई? और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किसने करनी है? पेड़ों ने. तो जब पेड़ नहीं होंगे तो वो कहाँ घूमेगी बेटा? एक तरीके से एटमॉस्फेयर में घूमेगी, है ना. अब कहता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. दिख रहे हैं भैया आप सबको, कोई नई चीज है नहीं इसके अंदर. ठीक है, इसके बाद आता है बेटा राइज इन द टेम्परेचर. कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द इनक्रेडिबल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर सिंस 1880. द अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री. दिस हैज रिजल्टेड एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर व्हिच हैव लेड टू द इंक्रीज इन द सी लेवल. आप ये देख लो बेटा, जो बारिशें पड़ रही हैं, समुद्र तल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, ये कहाँ से बढ़ रहा है? ये भी ऐसा तो है नहीं कि अंकल ने बाल्टी भर के डाल दी थी या टंकी खुली रह गई तो इसलिए नदी बढ़ गई. आपकी टंकी से तो नदी बढ़ने नहीं वाली, है ना. ये हो क्या रहा है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, किसके? बर्फ के. होता क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब हाई होता है वो सारे मेल्ट हो जाते हैं. मेल्ट होके वो सारे कहाँ जाएंगे? नदियों में. नदियों का बहाव तेज हो जाता है, वही बाढ़ का कारण बन जाता है. उसी के अंदर फार्मिंग क्या हो जाती है? सारी की सारी नष्ट हो जाती है. ठीक है, तो हर चीज क्या है बेटा? एक तरीके से चेन सिस्टम में काम करती चली जा रही है. आप ये मत मानो कि कुछ भी ऐसा हो रहा है. अभी इस साल आप ये देखो, बारिश अच्छी खासी पड़ी है, दिल्ली में भी पड़ी है ना, लास्ट ईयर्स के मुकाबले अच्छी खासी बारिश पड़ी. लेकिन आप ये देख के चलो कि ये आने वाले टाइम में क्या करेगी. ऐसा तो है नहीं कि समुद्र खाली हो रहे हैं, समुद्र तो बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा. क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है, सारे ग्लेशियर्स बिगड़ के वहां पे जा रहे हैं आपके. फिर आता है थ्रेट टू द इकोसिस्टम. कहता है ग्लोबल वार्मिंग हैज अफेक्टेड द कोरल रीफ्स दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लीव्स.
increase in the global temperature has made the fragility of the coral reefs even worse. कहता है आज के आने वाले समय के अंदर बेटा जिस तरीके से प्लांट्स खत्म हो रहे हैं ना, देखो सीधी सी बात है, जिसको ये नहीं समझ आ रहा ना इंसान को, शॉर्ट के अंदर इसका कंक्लूजन निकालो, पेड़ों के बिना आप नहीं रह सकते, आपके बिना एक बार को पेड़ रह लेगा। शॉर्ट में ये है, क्यों? पेड़ को इंसान नहीं रहेंगे पानी देने के लिए, भगवान बैठा है, कभी ना कभी तो बारिश होगी, वो फिर जाग जाएंगे। लेकिन आपको अगर पेड़ों ने ऑक्सीजन देनी बंद कर दी तो आप जो मर्जी टेक्निक लगा लेना, सिलेंडर लगा के घूम लेना, कुछ भी कर लेना, कब तक चल लोगे? अगर आपको याद होगा, देखो बेटा ये ना चीजें एक्चुअल में बहुत ही सारा सिस्टम खराब है बेटा हमारे। मुझे तो लगता है गुरुद्वारों मंदिरों में ना अब ये चीजें समझानी चाहिए ग्रंथों से हटा के, क्योंकि ग्रंथ भी पल्ले तो तुम्हारे वो भी नहीं पढ़ रहे खैर एक्चुअल में, ठीक है? उसमें भी जो जो कह के गए थे, अगर तुम वही फॉलो कर रहे होते तो धरती कुछ और होती। फॉलो तो हम उसको भी नहीं कर रहे एक्चुअल में, ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि वो इससे ज्यादा टफ है फॉलो करना जो ग्रंथों में लिखा है। ये बहुत इजी है तो हम इजी काम ही नहीं करते। रीजन समझो बेटा क्या है, आने वाले समय के अंदर अगर आप समझ के चलो कि पेड़ खत्म हो गए, ठीक है, अब पेड़ तो चले जाएंगे, पेड़ खत्म होने के बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आपको अगर याद होगा जब अभी कोविड आया था तो कोविड के अंदर एक मेरे ख्याल से 17-18 साल की गुड़िया थी, उसने एक हेलमेट बनाया था जिसकी पिक्चर बनी थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर इनबिल्ट था, ठीक है? वो वायरल हुआ था वो पिक्चर बहुत ज्यादा। उसमें क्या था कि आने वाला समय आज से 2050 का टाइम पीरियड बताया था कि 2050 में आप स्कूटी भी हेलमेट पहन के चलाओगे जिसके अंदर ऑक्सीजन मास्क लगा होगा, और आप ऑक्सीजन मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। खुद सोच के देखो कुछ लाइफ बचेगी। भाई मैं अपनी पर्सनली बता दूं, मुझे अगर यहाँ से दिलशादगंज जाना, मैं प्रेफर नहीं करता हेलमेट पहनना, घुटन सी हो जाती है। अभी ऑप्शन है तो हम नहीं पहन रहे, लेकिन भैया तब तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तब तो पहन के निकलना पड़ेगा, वरना वैसे ही मर जाओगे। तो सोचो ना, लाइफ हेल कर लेंगे हम अपनी आने वाले समय के अंदर, ठीक है ना? लेकिन सर जितना मर्जी कहते रहो, पेड़ तो हम नहीं लगाएंगे, पैसे ही नहीं है हमारे पास, है ना? क्लाइमेट चेंज देखो क्या होता है भैया। Global warming has led to the change in the climatic condition. There are droughts to some places and the floods of the some. This climatic imbalance is the result of a global warming. कहता है क्लाइमेट जो है बेटा लगातार चेंज होता चला जा रहा है। बारिश का सीजन किसी को नहीं पता, कब भूकंप देख लो, पीछे कितने लगातार भूकंप आए, दिल्ली में, पाकिस्तान में, इन जगहों पे आते गए ना। रीजन है ये सारी ग्लोबल वार्मिंग का ही क्या बनते चले जाएंगे, आगे पार्ट बनते चले जाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग लीड टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, दिस हैज लेड टू द मूवमेंट ऑफ अ मॉस्किटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीजेस। भैया इन गंदगी की वजह से या जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसकी वजह से मॉस्किटोज होते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा, आगे एक तरीके से डिजीज प्रोवाइड करते हैं लोगों के अंदर। हाई मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्लड्स, सुनामी एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, द एवरेज डेथ toll usually increases. Also such event can bring about the spread of diseases that can hamper human life. रिसेंट देखो हम ना बैठे हैं इंडिया में बेटा, तो इंडिया में भी हम बैठे हैं दिल्ली में, ठीक है, तो हम थोड़ा सेफ साइड चलते हैं। लेकिन जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। आप देख लेना, हर साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, उड़ीसा के अंदर आपको कभी ना कभी ये देखने को मिला होगा कि साल में एक बार फ्लड आता ही आता है, ठीक है? वहां पे एक एक बार घर तो जाते ही हैं सबके। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने आज की डेट में सबसे ज्यादा जो फ्लड आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जापान में आते हैं। जापान के अंदर सारे मकान बेटा लकड़ी के, वो कंक्रीट के बना ही नहीं सकते। उन्हें पता है भैया आज बनाया 6 महीने बाद बह जाएगा, समझ लो। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी बना दी उन्होंने। देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ हमें सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, आप सिंपल सा मानू, बारिश का पानी भर जाना बेटा तुम्हारे घर में, ऐसी तैसी फिर जाएगी जिंदगी की। अगर एक लेवल पे 10 फुट पानी भी तुम्हारे घर में घुस गया ना, सब हंसी ऐसी रह जाएगी हमारी, घुस जाएगी, 1 मिनट में टेंशन में आ जाओगे, क्यों? लाखों का नुकसान होता है। तो उनके साथ सोचो जिनके साथ हर साल का प्रोसेस है, ये इतना इजी नहीं है घर को बार बार बनाना, ठीक है? लेकिन वो क्या है, आदी हो जाते हैं, एक टाइम क्या आता है बंदा हैबिचुअल हो जाता है। अब वो टेक्नोलॉजी ऐसी बना रहे हैं क्योंकि वहां पे भूकंप ज्यादा आता है। जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है बेटा कि आने वाले समय के अंदर वहां जो मकान बनेंगे ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट, पता नहीं कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, उसके अंदर ये होगा कि जब उनको पता चलेगा कि आने वाला है क्या भूकंप, तो उसके अंदर एक कुछ प्रोसेस ऐसी बनाई है कि जो मकान है ना धरती से कुछ फुट ऊंचा उठ जाएगा अपने आप ही, ताकि उसका जो इफेक्ट है उस मकान पे ना पड़े। लेकिन बनाने से कुछ नहीं होगा, भगवान भगवान है, उसके इम्पैक्ट उसी के इम्पैक्ट है, पता भी नहीं चलेगा कब कहां निपट गया सारा, ठीक है ना? इसके बाद आता है बेटा हाई मोर्टेलिटी रेट। ये अभी हमने पढ़ी लिया कि मृत्यु दर क्या होती चली जा रही है, सर लगातार बढ़ती जा रही है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कहता है अ ग्लोबल शिफ्ट इन द क्लाइमेटिक लीड्स टू द लॉस ऑफ हैबिट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। In this case, the animal need to migrate from their natural habitat and many of them even become extinct. देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपने देखे ही नहीं, ठीक है? आज आपको चिड़ियाघर ही देखने जाना पड़ता है उनको, ठीक है? अब लेकिन चिड़ियाघर में जाके भी ये नहीं समझ आ रहा था, वो आपको देख रहा है, ऐसा रहा होता कि वो तुम्हें देख रहा है तुम उसे देखने गए हो, ठीक है ना?
तो बेसिकली ऐसे ही लगता है दोनों एक दूसरे को देखने के टिकट देके बैठे हो वहां। लेकिन हो क्यों गया बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में देखो, राजस्थान जाते हो ऊँट दिख जाता है खुश, है ना, ऊँट की सवारी करेंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे, भालू देख लिया, हाथी देख लिया, बंदर देख लिया, सांप तो शायद मेलों में ही देखा होगा आपने, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोकल में रहते हैं उनको और समझाऊंगा, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये मेजर जानवर हैं जो बच्चों को पहचान होते हैं। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा इन्हीं की पहचान होती है, हाथी घोड़ा ये सब कुछ, है ना। ये सारे भैया हमें देखने कहीं नहीं जाना पड़ा, ये यहीं पे होते थे चौक पे, ठीक है, सारे यहीं होते थे, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। भालू इवन तक यहाँ पे आता था, सर्कस वर्क सब यहीं होता था, सपेरा वपेरा सब यहीं आ रहे थे, ठीक है ना। ये नहीं होता था कि एक मूवमेंट का वेट करना पड़ता था कि भैया वो मूवमेंट आएगी वाओ फिर देखेंगे, है ना, क्या हो गया। लेकिन अब हमने शहर देखो, यहाँ ना एक चीज सोचने वाली थी, हमने शहर कैसे बना दिए कि जानवर भी उसमें आना पसंद नहीं करते। लॉजिक तो यह है कि हमने एक्चुअल में शहर ऐसे क्रिएट कर दिए कि जानवर उसमें आना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इंसानों की तो मजबूरी है इसलिए रह रहे हो, ठीक है, वरना जानवरों को पसंद नहीं है हमारा एनवायरनमेंट की किस तरीके से आप लोग रहते हो भाई, ये सारा का सारा। तो जानवर इसीलिए कहता हूं कि हमसे कई गुना ज्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है बेटा नेचुरल हैबिटेट क्या हो रही है बच्चे हमारी खत्म। कहता है ग्लोबल शिफ्ट इन द क्लाइमेट लीड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन बिकम एक्सटिंक्ट। का मतलब देखो कुछ पौधे वगैरह तो आप आने वाले समय के अंदर देखोगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, मतलब आपको विलुप्ति हो गए हैं, ठीक है। जानवर भी ऐसे हैं बेटा, जो आपने कुछ जानवर ऐसे होंगे, देखो चिड़िया होती है जिसे स्पैरो कहते हो, स्पैरो सबसे पहले छोटी क्लासेस में आपको दिखाई जाती है, सबसे पहले जब आता है ना बर्ड्स का नाम तो स्पैरो ही दिखाई जाती है बच्चे को। स्पैरो बेटा ऐसी होती थी, आप ये लगा के चलो कि आज यहाँ से आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, चाहे यूपी में चले जाओ, आपको एक कबूतर नहीं दिखेगा वहां, ये वाले कबूतर वहां नहीं दिखेंगे 50 किलोमीटर पार करके, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको चिड़िया दिखेंगी, अलग अलग वैरायटी की दिखेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? शहरों का जो रेडिएशन है ना, ये भी जितने कबूतर आप देख रहे हो, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाइट कबूतर बड़ा रेयर दिखेगा, यहाँ पे आपको ये जितने दिख रहे हैं ये हमारी तरह जंगली कबूतर है। हमें भी आदत पड़ गई इस एनवायरमेंट में, उन्हें भी आदत पड़ गई इस एनवायरमेंट में, ठीक है। और देखते हो जंगली कबूतर क्या कर रहा है, गंदी मचाता है जहां बैठता है, समझ जाओ, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये आता है यहाँ पे, इसको जरा पिक्चर को ध्यान से समझो। ओजोन डिप्लेशन है क्या बेसिकली, देखो वो कहता है कि ये यूवी रेज आ रही है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर थी ना, इसका काम था इसको प्रोटेक्ट करने का काम था पूरा का पूरा। अब हो क्या रहा है बेटा कि ये जो है इसके बीच में से कह लो कि ये ओजोन लेयर की दीवार है, ये दीवार इसके अंदर बेसिकली अभी बताया गया था स्टार्टिंग है, मेरे ख्याल से इसमें जो बताया गया था कि 1 या 1.5 इंची का ही होल हुआ है अभी तक, जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी। वो हुआ किसकी वजह से, जो एसी गाड़ियां वगैरह ये जितनी भी आप रेस छोड़ रहे हो ना यहाँ से, वो सारी एनवायरनमेंट यहाँ पे जाती है। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये परत हटती चली जाएगी ना, तो धरती का एनवायरनमेंट ऐसा भी हो जाएगा एक टाइम पे 100 डिग्री का, सोचो झेल पाएगा कोई भी, धरती पे एग्जिस्ट होना ही असंभव हो जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 5000 साल हो गए हमें, 5000 साल में अब ये पॉजिटिव है इंसानों का कैलकुलेशन बड़ी, सर 5000 साल में 1 इंची हुआ है, 10,000 साल में 2 इंची होगा, जब तक तो हम पता नहीं कितनी बार पैदा हो जाएंगे, तो क्यों टेंशन लेनी। ये कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करते हैं मेरे भाई, लेकिन 5000 साल में जब हुआ है ना, तो 5000 साल पहले सतयुग भी था, सतयुग के अंदर तुम ये एसी वेसी तो छोड़ो, तो पंखे भी नहीं होते थे, ये वाले हाथ वाले पंखे भी नहीं होते थे, तो उस टाइम पॉल्यूशन ही नहीं था ना। अगर आप ये देखोगे ये जो सारा कारनामा है ना 1 इंची वाला, ये 5000 साल का नहीं है, ये सिर्फ 200-300 सालों में ही गड़बड़ हुई है जितनी हुई है। ये जब से परमाणु हथियार बने ना बेटा दुनिया के अंदर, तब से हुआ है। आप आज की डेट में टेम्परेचर का ना अनुमान भी नहीं लगा सकते, जो यूक्रेन वगैरह की साइड का टेम्परेचर होगा। समझो कितने भाई साहब वहां पे अति के मतलब बम बट रहे हैं, दिवाली बन रही है रोज की, मिनटों के हिसाब से दिवाली मना रहे हैं वो, ठीक है ना। तो बेसिकली समझो, और इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है बेटा यूक्रेन या रशिया पे या आसपास पड़ रहा है, ये पूरी दुनिया पे पड़ा हुआ है इस टाइम। ये जो आप टेम्परेचर देख रहे हो ना, वो बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो रोल प्ले कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं वहीं पे डालती है, एनवायरमेंट तो पूरा ही है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है ओजोन डिप्लेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फोर्सेस। कहता है इनकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लेशन में जा रहा है। कॉजेस क्या है, कहता है ओजोन लेयर डिप्लेशन इज अ मेजर कंसर्न and is associated with a number of factors. The main cause is responsible for the are, पहला है बेटा the problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine and bromine compound in the stratosphere जो हमने अभी ऊपर नाम पढ़ा था CFC. The origin of this compound is CFC which is used as a cooling substance in AC and refrigerator and or refrigerators.
देखो, कभी एसी रिपेयर कराया किसी ने घर पे? कभी गैस डलवाई तो उसमें आता होगा कि 24 डलेगी, नंबर होता है गैस का। पहले क्या होता था बेटा, 22 डलती थी, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल थी। 4 साल पहले गवर्नमेंट ने उस गैस को प्रॉपर बैन कर दिया। किसी भी एसी के अंदर, किसी भी फ्रिज के अंदर आज की डेट में वो गैस डली हुई नहीं आती। उसकी जगह क्या आ गई, 24 या 26 आती है, जो कि ये नहीं कह रहे कि हार्मफुल नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले क्या है, वो थोड़ी कम हार्मफुल है। ठीक है। इफेक्ट्स क्या है? द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। लेट अस सी द मेजर इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या इफेक्ट पड़ेंगे अगर ऐसा होता है तो? कहता है यूवी रेडिएशन सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स। अगर डायरेक्टली वो रेज आपके ऊपर पड़ती हैं तो आप जो आने वाले समय के अंदर देखोगे कि स्किन कैंसर बढ़ता हुआ देखोगे धरती के ऊपर। यूवी रेडिएशन लोवर्स द प्रोडक्शन ऑफ अ फाइटोप्लैंक्टन व्हिच अफेक्ट्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसका इफेक्ट सिर्फ हम पे नहीं पड़ेगा, रीजन है देखो, यूवी रेज जब आती है ना, समुद्र का पानी अभी कैसा रहता है, आप नीचे हाथ डालो ठंडा ही है ना वो। गंगा जी जब मर्जी चले जाओ, भरी गर्मी में जाओ, ठंड में जाओ, ठंडी है ना। लेकिन बेटा क्यों है? क्योंकि अभी उसके बीच में ओजोन लेयर का काम चल रहा है। जिस दिन वो लेजर हटके डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, गर्म। जब ये गर्म होंगे तो उसके अंदर जो मछलियां हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो मरनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। यूवी रेडिएशन कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ अ टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। जितने भी टेरेस्टेरियल का मतलब होता है जो ऊपर हाइट के ऊपर लगे हुए प्लैनेट्स है ना, प्लांट्स है ना बेटा, इन सबको भी क्या कर देंगे यूवी रेस। आप देखो राजस्थान कभी भी मौका मिले घूमने जाओगे तो वहां पे आप बकायदा, राजस्थान छोड़ दो बेटा, अभी जब इस बार 53 54 हुआ था ना, 55 तक गया टेम्परेचर, गुड़िया को लेने जाता था, दिलशाद गार्डन में बहुत पेड़ है, पेड़ एक्चुअल में जले हुए थे पत्ते, देख के पता चल रहा था कि ये हीट की वजह से सारे सुकड़ के ऐसे हो गए थे। तो इतनी तेज हीट थी कि 55 डिग्री के अंदर प्लांट जलने स्टार्ट हो गए थे, जबकि हाइट डायरेक्ट आ रही है अभी तो। और जिस दिन ये, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेरेस्टेरियल प्लांट का मतलब जो ऑलरेडी पहाड़ों पे लगे हुए, तो उस पर तो धूप और तेज पड़ती है, तो वो क्या होते हैं बेटा, जल के सारे खराब हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको?